हमारा यहाँ पे अगला फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज रिकर्जन, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। यानी रिकर्जन क्या होता है और इसको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो रिकर्जन इज द नेम गिवन टू अ टेक्निक फॉर डिफाइनिंग ए फंक्शन इन टर्म्स ऑफ इटसेल्फ। यानी रिकर्जन उस टेक्निक को कहा जाता है जिसमें एक फंक्शन को उसी के टर्म्स में डिफाइन कर दिया जाए। यानी किसी भी जिस चीज को डिफाइन करने कहा गया हो उसको उसी भाषा में डिफाइन कर दिया गया हो। ठीक है, तो विथ the help of recursion, the process of execution is not speeded, rather it defines the process in a simple way। यानी रिकर्जन को यूज करके ऐसा कुछ नहीं है कि प्रोसेस बहुत ज्यादा या फिर एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाएगा। ठीक है, रेदर इट डिफाइंस द प्रोसेस इन अ सिंपल वे। यानी कि रिकर्जन जो होता है वो प्रोसेस को सिंपल वे में डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है, ना कि उसको एफिशिएंट बनाने के लिए। Simple way to understand, whereas the iterative way of solving that problem may be difficult to implement or understand। लेकिन जिस प्रॉब्लम को हम लोग रिकर्जन को यूज करके सॉल्व करते हैं, ऐसा हो सकता है कि अगर हम लोग उसका आइटरेटिव वर्जन यूज करें तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाए उसको इम्प्लीमेंट करना और समझना। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। रॉयलिटी, ठीक है, रिकर्जन का एक रियल लाइफ एग्जांपल है रॉयलिटी। ए पर्सन इज रॉयल इफ ही इज मोनार्क। यानी एक पर्सन रॉयल कहलाएगा अगर वो ऑलरेडी राजा है और इज डिसेंडेंट फ्रॉम अ रॉयल फैमिली, या फिर वो क्या बोलते हैं डिसेंडेंट हो, यानी रॉयल फैमिली का कोई वारिस हो, तब उसको हम लोग रॉयल बोलेंगे। ठीक है, तो रॉयलिटी कैसे डिफाइंड है, यानी रॉयलिटी को हम लोग रॉयलिटी के ही भाषा में बता दिया कि अगर रॉयल वही होगा जो रॉयल किसी फैमिली का ऑलरेडी जो पहले से रॉयल होगा उसका बेटा होगा, या फिर उसका कोई वारिस होगा, बेटा पोता जो भी हो सकता है। उसके बाद है सिटीजनशिप। इस पर्सन इज a Canadian citizen if he was born in Canada or has acquired citizenship after in immigrating to Canada or has a parent who is Canadian citizen। यानी इसमें भी वही बात कही गई है, सिटीजनशिप क्या होगा। सिटीजनशिप फॉर एग्जांपल एक कंट्री कनाडा के लिए ही या अगर वो कनाडा में ही जन्म लेता है, ठीक है, और वो एक्वायर करता है इमिग्रेशन कनाडा से, ठीक है, मतलब वो इमिग्रेशन करके आता है दूसरे किसी कंट्री से और इमिग्रेट होके आता है कनाडा में, यानी दूसरे किसी कंट्री से घूमते हुए आता है इंडिया में और वहाँ पे वो बस जाता है। ठीक है, तो उसको भी हम लोग कनाडा का सिटीजन बोलेंगे। या फिर यहाँ पे जो तीसरा कंडीशन है ये रिकर्सिव कंडीशन है। ठीक है, और हैज़ अ पेरेंट हु इज़ कैनेडियन सिटीजन। यानी कोई ऐसा एक पेरेंट है, उसके पास कोई माता या पिता है उनके जो ऑलरेडी कैनेडियन सिटीजन है। ठीक है, तो फिर उनका कैनेडियन सिटीजन होने का भी रूल यही अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये रिकर्सिवली चलता रहेगा। इसको हम लोग मैथमेटिकली देखते हैं। मैथमेटिकल एग्जांपल है, यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं। यहाँ पे है मैथमेटिकल एग्जांपल। ठीक है, तो मैथमेटिकल एग्जांपल है, function are very attend defined recursively for function are very often defined recursively। The classic example of recursion is factorial function। यानी रिकर्सन में फंक्शन जो होता है वो मतलब रिकर्सिवली बहुत ज़्यादातर डिफाइन किया जाता है फंक्शंस को, मैथमेटिकल फंक्शंस को। ठीक है, तो उसको हम लोग देखते हैं। पहला जो हमारा एग्जांपल है फैक्टोरियल का। ठीक है, फैक्टोरियल फंक्शन का एग्जांपल है, फैक्टोरियल ऑफ जीरो क्या होता है, वन होता है, लेकिन फैक्टोरियल ऑफ एन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एन इंटू फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस वन। यानी अगर हमको चार का फैक्टोरियल चाहिए तो हम लोग तीन का फैक्टोरियल निकाल के उसको गुना कर सकते हैं। ठीक है, तो फोर का फैक्टोरियल फोर इंटू फैक्टोरियल ऑफ थ्री, तो वैसे ही फोर इंटू अगर हम लोग थ्री का फैक्टोरियल को अगर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, थ्री इंटू फैक्टोरियल टू का फैक्टोरियल गुना कर देंगे। फिर उसी तरह फिर हम लोग टू को भी टू इंटू वन लिख सकते हैं। ठीक है, और वैसे ही रिकर्सिवली कॉल चलता जाएगा, फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन इंटू वन, लास्ट में ये फैक्टोरियल ऑफ जीरो आ जाएगा, बेस कंडीशन। ठीक है, तो जैसे ही वन आ जाता है तो हम लोग इसको बोल देंगे ये बेस कंडीशन है और ये अभी तक रिकर्सिवली चल रहा था, यानी इसको कुछ बेस कंडीशन नहीं मिला था। यहाँ पे बेस कंडीशन मिला, ये रुक गया वन इंटू वन, उसके बाद इसने सबको इवेल्युएट किया और आंसर 24 आ गया। तो नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे इसी का एक्सप्लेनेशन है। एक रिकर्सिव फंक्शन इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स। ठीक है, देयर इज अ बेस केस दैट टेल्स अस डायरेक्टली व्हाट द आंसर इज। यानी एक बेस कंडीशन होता है, जैसे फैक्टोरियल ऑफ जीरो, ये एग्जैक्टली बता देता है कि आंसर क्या होगा। फैक्टोरियल ऑफ जीरो जैसे ही आएगा तो ये एग्जैक्टली वन आंसर बता देगा। लेकिन एंड देयर इज रिकर्सिव केस दैट डिफाइंस द आंसर इन टर्म्स ऑफ आंसर द सेम अदर रिलेटेड प्रॉब्लम। ठीक है, दूसरा जो होता है वो होता है, दूसरा पार्ट होता है रिकर्सिव फंक्शन का, वो होता है रिकर्सिव केस। ठीक है, उसमें ना उसी टर्म में, यानी अगर हम लोग से पूछा जाए कि अगर राम कौन है, ठीक है, तो राम ने सॉरी मतलब बोला जा सकता है कि क्या बोलते हैं, वो सिटीजन वाला एग्जांपल लेते हैं कि अगर वो सिटीजन है तो कब होगा वो सिटीजन, तो उसके पिताजी अगर सिटीजन होंगे तो वो भी सिटीजन होगा। तो उसके पिताजी कब सिटीजन होंगे, जब उसके पिताजी के पिताजी सिटीजन होंगे तभी वही सिटीजन होगा, चाहे किसी भी कंट्री का, कनाडा या फिर एल्सवेयर। ठीक है, तो सेम एग्जांपल है रिलेटेड प्रॉब्लम्स के, उसी रिलेटेड प्रॉब्लम उसी टर्म में हम लोग प्रॉब्लम को डिफाइन कर देते हैं और एक बेस कंडीशन होता है। ठीक है,
इन फैक्टोरियल द बेस केस इज फैक्टोरियल 0 इक्वल टू 1, यानी फैक्टोरियल में जो फैक्टोरियल 0 इक्वल टू 1 है ये बेस केस है। दिस डायरेक्टली टेल्स द आंसर, ये डायरेक्टली हमको आंसर बता देता है। लेकिन द रिकर्सिव केस इज फैक्टोरियल n इक्वल टू n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1, ये जो है रिकर्सिव केस है। यानी अगर हम लोग फैक्टोरियल n का पूछ रहे हैं तो ये कह रहा है कि n से गुना करो और उसके n माइनस 1 का फैक्टोरियल निकाल के लाओ। फिर हम लोग n माइनस 1 का ढूंढने जाएंगे तो फिर वो कहेगा कि n माइनस 2 का ढूंढ के लाओ, ऐसा ये रिकर्सिवली चलता रहेगा। ठीक है, दिस डज नॉट टेल्स द आंसर डायरेक्टली बट टेल्स हाउ टू कंस्ट्रक्ट द आंसर फॉर फैक्टोरियल n ऑन द बेसिस ऑफ आंसर टू द रिलेटेड प्रॉब्लम फैक्टोरियल n माइनस 1। ये हम लोगों को डायरेक्टली तो आंसर नहीं बताता, लेकिन ऐसा बता देता है कि n इंटू अगर हम इसी जो नंबर है उसके माइनस यानी उससे एक कम का फैक्टोरियल निकाल के उसको गुना करते तो वो आंसर फैक्टोरियल n के बराबर आ जाएगा। ये इसको आप लोग स्टैक को यूज करके बहुत इजीली समझ सकते हो, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन नहीं है। आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो, वहां पे मैं एक्सप्लेनेशन वीडियो का लिंक डाल दूंगा। तो अब देख सकते हो थ्रू सी लैंग्वेज, दो सी लैंग्वेज सपोर्ट्स रिकर्जन, यानी हालांकि सी लैंग्वेज जो रिकर्जन को सपोर्ट करता है फंक्शंस टू डेमोन्स्ट्रेट रिकर्जन एंड फाइंड फैक्टोरियल। ठीक है, तो फैक्टोरियल का ही हम लोग प्रोग्राम सी लैंग्वेज में देख लेते हैं। एक फंक्शन है, प्रोग्राम नहीं, आप इसको प्रोग्राम भी बना सकते हो इनपुट आउटपुट वाले सारे केसेस डाल के। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंट रिटर्न टाइप है फंक्शन का, यहाँ पे फंक्शन नेम है फैक्टोरियल, और यहाँ पे है इंट एन यानी कि डेटा टाइप इसका पैरामीटर आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो ये फंक्शन यहाँ पे आर्ग्यूमेंट लेगा। तो यहाँ पे पैरामीटर, यहाँ पे इसको पैरामीटर बोलेंगे, आर्गुमेंट जब इसको हम लोग पास करेंगे तो वो आएगा। ठीक है, फंक्शन कॉल के टाइम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दो ही बस कंडीशन है, एक है इफ, यानी अगर n इक्वल टू 1 होता है वो n इक्वल टू 0 होता है, यानी f 0 का वैल्यू जो 1 हो जाता है तो हम लोग रिटर्न 1 कर देंगे। यहाँ पे रिकर्सिव कंडीशन। ठीक है, एल्स इफ अगर 0 से बड़ा होता है n, यानी जो भी नंबर इसमें फंक्शन में इनपुट किया गया है, फंक्शन को दिया गया है एज अ आर्ग्यूमेंट, तो अगर वो 0 से बड़ा होता है तो रिटर्न n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1, यानी n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1, यानी यहाँ पे फिर से ये फंक्शन खुद को ही कॉल कर लेगा। ठीक है, रिकर्सिव फंक्शन इज कीप ऑन कॉलिंग इटसेल्फ। ठीक है, ये फिर से n माइनस 1 के लिए कॉल करेगा, फिर ये n माइनस 1 पे जाएगा, n माइनस 1 अगर 0 नहीं हुआ तो फिर से आएगा वो उसके n माइनस 1 के माइनस 1 के लिए कॉल करेगा, यानी रिकर्सिवली यहाँ से ये घूमता रहेगा जब तक ये 0 ना हो जाए। 0 होगा तो ये रिटर्न 1 कर देगा और सारे वैल्यूज रिकर्सिवली एक दूसरे को फंक्शन को स्टैक में वापिस आएंगे और यहाँ पे रिजल्ट हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, और लास्ट में n जो रिटर्न होगा ना वही फाइनल वैल्यू होगा। ठीक है, What is asymptotic notations? Explain all the asymptotic notations. ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, asymptotic notations। ठीक है, asymptotic notations are mathematical notations used to represent the complexities of algorithm for asymptotic analysis। ठीक है, asymptotic notations क्या होते हैं? जैसे मान लो बिग ऑफ, आपने बिग ओमेगा बिग थीटा पढ़ा होगा। ठीक है, तो वो क्या होता है कि जो एल्गोरिदम्स होते हैं ना उसके कॉम्प्लेक्सिटीज को, यानी कौन सा एल्गोरिदम अच्छा है कौन सा एल्गोरिदम बुरा है, अगर किसी मशीन के बेसिस पे हम लोग इसको जज करने लगे तो क्या होगा कि सिर्फ उसी मशीन पे कोई अच्छा चलेगा कोई बुरा चलेगा। तो उसको हम लोग एक मैथमेटिकल फंक्शन के थ्रू एनालाइज करते हैं कि कौन सा फंक्शन बेटर है, सॉरी कौन सा एल्गोरिदम बेटर है। तो यहाँ पे देख सकते हो दिस नोटेशंस आर मैथमेटिकल टूल्स that is used, यहाँ पे यूज लिखा हुआ है, टू डिस्क्राइब द रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिदम व्हेन द इनपुट टेंड्स टुवर्ड्स अ लिमिटिंग वैल्यू और ए पर्टिकुलर वैल्यू। ठीक है, ये एक रनिंग टाइम को डिस्क्राइब करता है एल्गोरिदम को, यानी कितने टाइम में कितना टाइम लेगा मैक्सिमम और मिनिमम केस में। ठीक है, तो एक फंक्शन के थ्रू ऐसे एग्जैक्ट नहीं, लेकिन हाँ हम लोग को एक आइडिया दे सकता है कि ये इससे ज़्यादा नहीं जाएगा या इससे कम नहीं ये टाइम लेगा एल्गोरिदम किसी भी काम को करने के लिए। तो देख सकते हो देयर आर थ्री नोटेशंस दैट आर कॉमनली यूज्ड। तो यहाँ पे तीन यहाँ पे कॉमनली यूज नोटेशंस है। पहला है बिग ओ नोटेशन, इट कीप्स एन अपर बाउंड फॉर ए फंक्शन एफ एन विद इन ए कांस्टेंट फैक्टर। ये फंक्शन को एक अपर बाउंड दे देता है। ठीक है, यहाँ पे एन नॉट ए कांस्टेंट फैक्टर है, इसके इधर यानी एन नॉट से जितने भी बड़े वैल्यू होंगे ना एन के लिए, इधर तो बड़ा होगा इधर ज्यादा होगा एन नॉट से। ठीक है, तो इसके इसके इधर के सारे वैल्यूज के लिए एफ एन से बड़ा होगा जी एन, यानी ये जो फंक्शन का बाउंड होगा ना इसके ऊपर एफ एन का टाइम कभी नहीं जाएगा। ठीक है, बी राइट एफ एन इक्वल टू जी big O of gn, ये n नॉट ऊपर का है, ये big O of gn if there exist two positive constants n नॉट एंड c, वहां पे दो पॉजिटिव कांस्टेंट होने चाहिए, एक n नॉट और एक यहाँ पे c होना चाहिए। ठीक है, ये cgn है ना, तो सच दैट टू द राइट टू द n नॉट, यानी n नॉट के राइट में ये जो n नॉट जो मैंने डॉट डॉट वाला लाइन में इसके राइट में हमेशा fn ऑलवेज लाइज ऑन और बिलो cgn, यानी cgn का हमेशा fn जो है वो नीचे रहेगा। बिगो नोटेशन का यही कहना है कि इसमें एक बिगो जीएन ऐसा बिगो ऑफ जीएन दे दिया जाता है जिसके हमेशा ये नीचे ही रहेगा। ठीक है, सी जी एन के।
आप देख सकते हो बिग O ऑफ जी एन के एक्सप्रेशन, बिग O ऑफ जी एन इक्वल टू करली ब्रेसेस एफ एन, और यहाँ पे एक कॉलन है, सच दैट देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव कांस्टेंट सी एंड एन नॉट सच दैट जीरो, यहाँ पे ये ग्रेटर देन का साइन है, ठीक है, और यहाँ पे एफ एन होगा, जीरो इज लेस देन एफ एन, यानी एफ एन से हमेशा जीरो छोटा होगा, और एफ एन जो है वो सी जी एन से हमेशा छोटा होगा या बराबर होगा, और फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन नॉट, यानी एन नॉट से जितने बड़े होंगे एन, उन सब के लिए ये कंडीशन जो है, ये तीन एक्सप्रेशन है, ये ट्रू होगा। अब बिग ओमेगा नोटेशन, बिग ओमेगा नोटेशन क्या कहता है, गिव्स अ लोअर बाउंड फॉर ए फंक्शन एफ एन विद इन अ कांस्टेंट फैक्टर, यानी ये क्या करता है, लोअर बाउंड दे देता है, वो जैसे ऊपर से बाउंड लगाता था, ये नीचे से इसको बांध देता है कि इसके नीचे बाबू तुम नहीं आओगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, वी राइट एफ एन ओमेगा जी एन इफ देयर आर पॉजिटिव कांस्टेंट्स एन नॉट एंड सी सच दैट टू राइट टू द एन नॉट एफ एन ऑलवेज लाइज ऑन द एबव, ठीक है। ये जो एन नॉट कांस्टेंट होता है, यहाँ पे एन नॉट लिखना मैं भूल गया, आप यहाँ पे खुद से लिख लेना, ठीक है। तो ये सी जी एन, इसके राइट में सी जी एन जो है हमेशा इसको ऊपर ही रखेगा कि बाबू तुम इससे नीचे नहीं आ सकते हो। इसका एक्सप्रेशन है बिग, सॉरी ओमेगा का साइन है जी एन इक्वल टू एफ एन, देयर एक्सिस्ट पॉजिटिव कांस्टेंट्स एन नॉट एंड सी सच दैट, यहाँ पे जीरो, और यहाँ पे जीरो क्या होगा, सी जी एन से हमेशा छोटा होगा, आप देख सकते हो यहाँ पे सी जी एन से जीरो जो है वो छोटा होगा, मतलब ये जीरो से तो बड़ा है ना सी जी एन, आप यहाँ पे जीरो आता है तो ये बड़ा है, और उसके बाद एफ एन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे किधर गया किधर गया, ये रहा, तो एफ एन है हमेशा इसके बड़ा होगा, सी जी एन से बड़ा होगा, और एन एन नॉट से सारे बड़े वैल्यूज के लिए। इसका आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर समझ ना आए डिटेल में समझना हो तो, बाकी ये रिवीजन वीडियो है, ठीक है। बिग थीटा नोटेशन, इट गिव्स बाउंड ऑन ए फंक्शन एफ एन विद इन ए कांस्टेंट फैक्टर, ये क्या करता है ना, ये ऊपर नीचे दोनों का बाउंडेशन बता देता है कि इससे ऊपर नहीं जाओगे बाबू तुम, इससे नीचे नहीं जाओगे, ठीक है। एक बाउंडेशन दे देता है, मतलब कि ये कितना भी इसका वैल्यू जो होगा ना, वो इसके हमेशा बीच में ही रहेगा। ये एन नॉट यहाँ पे भी मैं लिखना भूल गया, कोई बात नहीं, लिख लोगे, आप समझदार हो, ठीक है। तो वी राइट एफ एन इज इक्वल टू थीटा जी एन इफ देयर आर पॉजिटिव कांस्टेंट्स एन नॉट एंड सी वन एंड सी टू सच दैट the right of n naught, the fn always lies between c1 gn and c2 cross gn inclusive, ठीक है। तो यहाँ पे कहता यही है कि जो हमेशा होगा ना, वो दोनों के बीच में ही आएगा, किधर गया ये था, c2 और c1 gn के बीच में fn हमेशा आएगा। इसके एक्सप्रेशन है सॉरी थीटा जी एन एफ एन, देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव कॉन्स्टेंट सी वन सी टू एंड एन नॉट सच दैट, यहाँ पे जीरो जो है सी वन से छोटा होगा और सी वन जी एन से, और एफ एन से छोटा होगा सी वन जी एन, और सी टू जी एन से छोटा होगा एफ एन। आप यहाँ पे देख सकते हो कौन सा ऊपर है, जो सबसे नीचे वो सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ठीक है। आप यहाँ पे ऐसे याद कर सकते हो, सी वन सी टू, ठीक है। आप देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय एरे, एरे क्या होता है, डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरे, ठीक है। तो एरे, एन एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा एलिमेंट्स, एन एरे इज आल्सो कॉल्ड लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, देयर एग्जिस्ट लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द एरे एलिमेंट्स। एरे क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा एलिमेंट्स, मैंने पहले भी बताया है। एन एरे इज आल्सो कॉल्ड लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, एरे को लीनियर डेटा स्ट्रक्चर भी कहा जाता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। उसके बाद देयर एग्जिस्ट अ लीनियर रिलेशनशिप between the array elements. The array elements lie in the computer memory in a linear fashion. array में जो एलिमेंट होते हैं वो कंप्यूटर मेमोरी में लीनियर, वो एक के बाद एक के बाद एक करके स्टोर्ड होते हैं। द सिंटेक्स टू डिफाइन एरे इज डेटा टाइप एरे नेम साइज, यानी जो भी डेटा टाइप हमको डालना है वो डेटा टाइप, फॉर एग्जांपल इंट एरे नेम, यानी जो भी एरे का हम लोग नाम रखना चाहें, रोल नंबर, और जो भी साइज देना चाहें 30 40 50 जो भी देना चाहें हम लोग दे सकते हैं। array can be visualized or represented using various टाइप्स, लाइक एरेस को विजुअलाइज करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी इंडेक्स इनटू, ये ऐसे मेमोरी में नहीं होता है, हम लोग ऐसा इसको पढ़ने के लिए या फिर कुछ किसी तरह के ऑपरेशंस के लिए हम लोग इसको विजुअलाइज कर सकते हैं कॉपी पे, ठीक है, कॉपी पे या फिर कहीं पे ग्राफ वगैरह में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इंडेक्स यहाँ पे, और इन्फॉर्मेशन या 34 34 57 98 62, ठीक है, ऐसे, या फिर हॉरिजॉन्टल में कर सकते हैं इंडेक्सिंग 0 1 2 3, यहाँ पे 34 57 98 62, ठीक है। तो ऐसा ही जनरली मेमोरी में भी होता है। तो यहाँ पे एक और नोटेशन है बिल्डिंग रिप्रेजेंटेशन, ये ओरिजेंटल है और ये ऊपर वाला था वर्टिकल था, ठीक है। तो अब देख सकते हो ये बिल्डिंग रिप्रेजेंटेशन, यानी एक बिल्डिंग जैसा बना होता है, एक फ्लोर पे, दूसरे फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे, ठीक है, ऐसा होता है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर आता है 0 34 57 98 62, सेम, ये टॉप उसको बोलते हैं, इसको बॉटम बोलते हैं, ये इन्फो होता है, ये इंडेक्सिंग होता है, ठीक है। अब देखते हैं एरे प्रोवाइड्स, अब एरेज के कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं, एरे क्यों अच्छा है भैया, इतना एरे एरे कर रहे हो। एरेज प्रोवाइड वेरी क्विक सर्च रिजल्ट्स यूजिंग
टेक्निक्स लाइक बाइनरी सर्च। एरे क्या होता है, वो बहुत सर्च क्विक सर्च रिजल्ट्स दे देता है, यानी कि मतलब एरे में सर्चिंग बहुत ईजी हो जाता है बाइनरी सर्च जैसे टेक्निक्स को यूज करके। इफ वी हैव आवर डेटा स्टोर्ड इन सॉर्टेड इन एरे, अगर हम लोगों का जो एरे में डेटा है ना वो सॉर्टेड होना चाहिए, तभी बाइनरी सर्च काम करेगा। ऐसा नहीं कि भैया बाइनरी सर्च लगा दिए और एरे सॉर्टेड है ही नहीं। तो पहले सॉर्टिंग कर लेंगे, सॉर्टिंग के भी अच्छे अच्छे टेक्निक्स मिल जाते हैं एरे में, और फिर हम लोग बाइनरी सर्च अप्लाई कर लेंगे। तो although arrays are not efficient in performing insertion deletion, यानी array जो है ना वो insertion deletion परफॉर्म करने के लिए efficient नहीं है। यानी कि अगर 1 लाख का साइज का array है, अगर हम लोगों को बीच में 58,000 पोजीशन पे अगर करना पड़ गया, तो उसके उधर का जो भी मतलब अराउंड 42,000 एलिमेंट्स होगा उसको खिसकाना पड़ेगा। एक एक करके सबको खिसकाना मतलब इतना दिमाग खराब, बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है। यानी इंसर्शन डिलीशन जो है एरे में सही नहीं है। डिलीशन भी कर देंगे तो बाकी सबको पीछे खिसकाना पड़ेगा, तो ये प्रॉब्लम है भैया, इसमें ऐसा नहीं चलेगा। समटाइम्स इट्स डिफिकल्ट एंड समटाइम्स इट्स इम्पॉसिबल टू परफॉर्म इंसर्शंस। और कुछ कुछ टाइम ऐसा होगा ना कि एरे में इंसर्शन करना पॉसिबल ही नहीं होगा। जैसे मतलब अगर एरे की साइज 10 है और हम बोल रहे हैं कि इसमें एक और डाल लो, तो आपको पता होगा एरे का फिक्स्ड साइज होता है, आप डेफिनेशन में लिख भी सकते हो। एरे का साइज को हम लोग घटा या बढ़ा नहीं सकते, ये इम्पॉसिबल है, ठीक है। बिकॉज एरेज आर लिमिटेड फिक्स्ड साइज, यहाँ पे लिखा हुआ भी है मैंने, इफ इज इट इज ओनली यूजफुल व्हेन वी नो द साइज ऑफ डेटा इन एडवांस। एरे तभी अच्छा है जब हम लोग को डेटा का साइज पता है, यानी हम लोग को अगर 30 स्टोर करना है तो पहले से पता नहीं चाहिए कि 30 स्टोर करना है, वरना पहले से पता है कि 30 डालना है और हम लोगों को 35 डेटा स्टोर करने बोल दिया जाए तो हम लोग तो हाथ खड़े कर देंगे, ठीक है। इट मे बी it may also cause wastage of memory. Arrays also provide quick updation of data, ठीक है। एरे जो है ये वेस्टेज ऑफ मेमोरी भी कर दे सकता है, ठीक है। अगर मान लो कि हम लोग को कहा गया कि 1000 डेटा स्टोर करने के लिए जगह बना दो और वो डेटा दिया 30 ही, तो बाकी का हम लोग को जो स्टोरेज है खाली पड़ा रह गया, वो तो वेस्टेज हुआ मेमोरी का। और हाँ, एक और बात याद रखना कि एरे ऑल्सो प्रोवाइड्स क्विक अपडेशन ऑफ डेटा, यानी अगर हम लोग को किसी इंडेक्स पे डेटा अपडेट करना हो तो बहुत ईजी बिग ऑफ वन में हम लोग इसको अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ एरे, array may be of different types depending upon the requirements, same as follows, ठीक है। एरे बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं। पहला टाइप है वन डायमेंशनल एरे, दूसरा टाइप है टू डायमेंशनल एरे। वन डायमेंशनल एरे क्या कहता है, इफ वन इज इंटरेस्टेड इन एड्रेस ऑफ एरेज एलिमेंट्स वन कैन इवेल्युएट द फॉलोइंग फैशन, ठीक है। और वन डायमेंशनल में क्या होता है कि एरे का हम लोग साइज जो है वो बहुत इजीली मतलब उसका मेमोरी लोकेशन का हम लोग कैलकुलेट करके बता सकते हैं। द बेस एड्रेस इज डिनोटेड बाय बेस एन, बेस एन से हम लोग बेस एड्रेस को डिनोट करते हैं। द एड्रेस ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एन एरे इज ऑफ एन एरे इज एन इज इवेल्युएटेड बाय एन के बेस एन इंटू डब्ल्यू इंटू के टू द पावर लोअर लिमिट, ठीक है। तो हम लोग पहला सबसे बेस एड्रेस हम लोग को पता चल जाएगा, तो वहां से हम लोग वर्ड का साइज पता करके उससे वर्ड का साइज से मल्टीप्लाई कर देंगे और उतना उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो उससे हम लोग का निकल जाएगा मेमोरी लोकेशन का एड्रेस। तो वेयर डब्ल्यू रिप्रेजेंट नंबर ऑफ वर्ड्स पर मेमोरी सेल फॉर द एरे एन, इफ वी हैव एरे ऑफ एन विथ 6 एलिमेंट्स दे आर रिप्रेजेंटेड एज, ठीक है। तो एरे 6 एलिमेंट्स का ये ऐसे 98, 97, 83 आप देख सकते हो यहाँ पे 6 एलिमेंट्स का एरे रिप्रेजेंट किया हुआ है। The next two dimensional array, these are called matrices in mathematical and tables in business applications। ये matrices बोला जाता है टू डायमेंशनल array को generally। और the standard way is drawing टू डायमेंशनल array का स्टैंडर्ड वे है रो इनटू कॉलम के फॉर्म में, और array का नेम हम लोग मैट फॉर एग्जांपल इमेजिन कर सकते हैं। द इम्प्लीमेंट ऑफ मैट फ्रॉम ए रेक्टेंगुलर एरे विथ रोज एंड रो, ये रोज यानी रो एक वेरिएबल है इतने रोज के साथ, और कॉलम्स के साथ हम लोग इसको मैट आई जे अपीयर्स आई एंड जे कॉलम, ठीक है। अगर हम लोग किसी एलिमेंट को फाइंड करना हो तो मैट आई जे से, आपको भी पता होगा ए आई जे, आपने मैट्रिक्स में पढ़ा होगा किसी एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो ऐसे ही यहाँ पे कर सकते हैं। रो इज हॉरिजॉन्टल लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स एंड अ कॉलम इज वर्टिकल लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स। रो क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, यानी हॉरिजॉन्टली ये जितने वाले एलिमेंट्स आ रहे हैं ना इन सब के लिस्ट को रो बोलेंगे, यानी ये एक रो हुआ। और कॉलम क्या होगा, वर्टिकल लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स। वर्टिकली ऐसे होता है, वर्टिकल साइज इसी को बोलते हैं ना। तो यहाँ पे इस लिस्ट को क्या बोलेंगे, एक हम लोग कॉलम बोलेंगे। बहुत बेसिक सी बात है, आपको पहले से पता होगी। सिंटैक्स क्या होता है, इंट